गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा पिछली मीटिंग में हमने लेसन स्टार्ट किया था भारत की खोज का। फोर्थ लेसन का नाम है युगों का दौर। युगों का दौर किस प्रकार से रहा और उसके अंदर गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद किस प्रकार से था या फैला हुआ था, उसके बारे में हमारा चल रहा है। जहां तक हुआ उससे आगे देखिए पेज नंबर 50 पर। उत्तर भारत में हूणों का शासन बहुत थोड़े समय रहा, लगभग आधी शताब्दी। हूणों का शासन जो था उत्तर भारत में बहुत कम समय तक रहा था। कितना समय? लगभग आधी शताब्दी तक रहा था। उनमें से बहुत से लोग देश में छोटे छोटे सरदारों के रूप में यहीं रह गए थे। उनमें से हूणों में से बहुत से लोग इस देश में छोटे छोटे सरदारों के रूप में रह गए थे। वे कभी कभी परेशानी पैदा करते थे और भारतीय जन समुदाय के सागर में जज्ब होते जाते थे। वे कभी कभी परेशानी भी पैदा करते थे और भारतीय जन समुदाय के सागर में वे जब्त होते जा रहे थे। इनमें से कुछ सरदार 7वीं शताब्दी के आरंभ में आक्रमणकारी हो गए। कुछ सरदार तो इनमें से 7वीं शताब्दी के आरंभ में आक्रमणकारी हो गए थे। उनका दमन करके कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने उत्तर से लेकर मध्य भारत तक एक बहुत शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। जो ये आक्रमणकारी हुए थे कुछ सरदार, उनका दमन किया कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने और उत्तर भारत से लेकर के मध्य भारत तक एक बहुत शक्तिशाली राज्य की उसने स्थापना की। किसने? कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने। वे कट्टर बौद्ध थे। क्या थे वे? बौद्ध थे। उनका महायान संप्रदाय अनेक रूपों में हिंदूवाद से मिलता जुलता था। उनका जो महायान था कैसा था? महायान संप्रदाय जो था अनेक रूपों में हिंदूवाद से मिलता और जुलता था। दो संप्रदाय थे ना बौद्ध धर्म के, महायान और हीनयान, दो थे ना। तो महायान के बारे में यहाँ पर बताया है। किसकी विजय हुई थी? महायान की। तो महायान के बारे में बताया, महायान संप्रदाय अपने रूपों में हिंदूवाद से मिलता जुलता था। उन्होंने बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों को बढ़ावा दिया था। उन्होंने, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म इन दोनों को बढ़ावा दिया था। उन्हीं के समय से प्रसिद्ध चीनी यात्री हुआन त्सांग भारत आया था। उन्हीं के समय में, हर्षवर्धन के समय में ही जो प्रसिद्ध चीनी यात्री था भारत आया था, जिसका नाम था हुआन त्सांग। ये भारत आया था कब? 629 में ईस्वी में। हर्षवर्धन कवि और नाटककार था। हर्षवर्धन जो था कन्नौज का राजा, वह एक कवि भी था और नाटककार भी था। यानी उन्होंने कविताएं भी लिखी और नाटक भी लिखे थे। उसने अपने दरबार में बहुत से कलाकारों और कवियों को इकट्ठा किया और अपनी राजधानी उज्जैनी को सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रसिद्ध केंद्र बनाया था। हर्षवर्धन ने अपने दरबार में बहुत से कलाकारों को और कवियों को इकट्ठा किया था और अपनी राजधानी जो उज्जैनी थी, राजधानी कौन सी थी? उज्जैनी थी। कन्नौज के राजा थे ना, इनकी राजधानी उज्जैनी थी। उज्जैनी को सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रसिद्ध केंद्र बना लिया था। हर्ष की मृत्यु 648 ईस्वी में हुई। हर्ष की मृत्यु कब हुई? हर्ष यानी हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई? 648 ईस्वी में। यह लगभग वह समय था जब अरब के रेगिस्तानों से अफ्रीका और एशिया में फैलने के लिए इस्लाम सिर उठा रहा था। जब हर्ष की मृत्यु हुई उस समय अरब के रेगिस्तानों से अफ्रीका और एशिया में फैलने के लिए इस्लाम सिर उठा रहा था। यानी इस्लाम अफ्रीका और एशिया में फैलना चाह रहा था। उसके बाद देखिए आगे दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में क्या कुछ था? दक्षिण भारत में मौर्य साम्राज्य के सिमट कर अंत हो जाने के 1000 साल से भी ज्यादा समय तक बड़े बड़े राज्य फूले और फले। दक्षिण भारत में मौर्य साम्राज्य के
सिमट कर मौर्य साम्राज्य दक्षिण भारत में सिमट गया और उसका अंत हो गया। उसके होने के बाद 1000 साल से भी ज्यादा समय तक बड़े बड़े राज्य फूले और फले थे। दक्षिण भारत अपनी बारीक दस्तकारी और समुद्री व्यापार के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत किसके लिए प्रसिद्ध था? अपनी बारीकी से दस्तकारी और समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। उसकी गिनती समुद्री ताकतों में होती थी। दक्षिण भारत की गिनती किस में होती थी? समुद्री ताकतों में होती थी और इनके जहाज दूर देशों तक माल पहुंचाते थे। इनके जहाज, दक्षिण भारत के जहाज दूर देशों तक माल पहुंचाया करते थे। वहां यूनानियों की बस्तियां भी थी और रोमन सिक्के वहां पाए गए थे। उत्तरी भारत पर बार बार होने वाले हमलों का सीधा प्रभाव दक्षिण पर नहीं पड़ा। उत्तरी भारत पर जो बार बार हमले हुए उनका प्रभाव दक्षिण पर नहीं पड़ा। इसका परोक्ष प्रभाव यह जरूर हुआ कि बहुत से लोग उत्तर भारत से दक्षिण में जाकर बस गए। उत्तर भारत पर बार बार जो हमले हुए उसका क्या प्रभाव पड़ा? उसका प्रभाव दक्षिण पर तो नहीं पड़ा, लेकिन पीछे प्रत्यक्ष होता सामने, परोक्ष होता पीछे। पीछे यह प्रभाव अवश्य हुआ कि बहुत से लोग जो थे उत्तर से जाकर के दक्षिण में बस गए थे। इन लोगों में कौन कौन थे? राजगीर, शिल्पी और कारीगर। इन लोगों में राजगीर, शिल्पीकार और कारीगर थे। ये मिस्त्री आदि थे। इस प्रकार दक्षिण पुरानी कलात्मक परंपरा का केंद्र बन गया और उत्तर नई धाराओं से अधिक प्रभावित हुआ जो आक्रमणकारी अपने साथ लाते थे। इस प्रकार क्या हुआ? दक्षिण दक्षिण में आकर बस गए थे ना उत्तर भारत से। दक्षिण पुरानी कलात्मक परंपरा का केंद्र बन गया था और उत्तर क्या हो गया था? उन नई धाराओं से भी प्रभावित हुआ जो आक्रमणकारी अपने साथ लेकर के आते थे। कौन? क्या? धाराएं। उन धाराओं से प्रभावित हुआ। शांतिपूर्ण विकास और युद्ध के तरीके। शांतिपूर्ण विकास कैसे हुआ और युद्ध के तरीके कैसे थे? बार बार हमलों और एक के बाद दूसरे साम्राज्य की स्थापना का जो संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत किया गया, उसके बीच देश में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित शासन के लंबे दौर रहे हैं। बार बार हमले भी होते रहे इधर उधर, एक के बाद दूसरे साम्राज्य की स्थापनाएं भी होती रही। इसके बीच में क्या हुआ? देश में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित शासन के लंबे दौर भी चलते रहे। मौर्य, कुषाण, गुप्त और दक्षिण में आंध्र, चालुक्य, राष्ट्रकूट के अलावा और भी राज्य ऐसे हैं जो 2-2, 3-3 100 वर्षों तक कायम रहे। ये कौन से राज्य? कुछ राज्य के नाम बताए हैं। मौर्य, कुषाण, गुप्त और दक्षिण में आंध्र, चालुक्य, राष्ट्रकूट। इनके अलावा भी कुछ ऐसे राज्य, ये राज्य तो हैं ही हैं, इनके अलावा भी कुछ ऐसे राज्य हैं जो 2-2, 3-3 या 100 वर्षों तक कायम रहे थे। जो कितने समय तक? 2-2 भी, कुछ 2-2, कुछ 3-3 और कुछ राज्य 100 वर्षों तक कायम रहे थे। इनमें लगभग सभी राजवंश देशी थे। जो ये ज्यादा समय तक रहे या 2-3 साल तक रहे, ये राज्य कैसे थे? अधिकतर राजवंश देशी थे ये। कुषाणों जैसे लोगों ने भी जो उत्तरी सीमा से आए थे, जल्दी अपने आप को इस देश और इसकी सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप ढाल लिया था। कुषाणों जैसे लोगों ने भी, जो कुषाणों जैसे लोग थे, उन्होंने भी, जो उत्तरी सीमा पार से लोग दक्षिण में आए थे, जल्दी ही अपने आप को इस देश और इसकी सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार अपने आप को ढाल लिया था। जब कभी दो राज्यों के बीच युद्ध या कोई आंतरिक राजनीतिक आंदोलन होता था, तो आम जनता की जीवनचर्या में बहुत कम हस्तक्षेप किया जाता था। जब कभी कभार दो राज्यों के बीच में युद्ध हो या आंतरिक राजनीतिक आंदोलन हो, तो आम जनता की दिनचर्या में ये बहुत कम हस्तक्षेप करते थे। इस इतिहास के व्यापक सर्वेक्षण से इस बात का संकेत मिलता है कि यहाँ शांतिपूर्ण और व्यवस्थित जीवन के लंबे दौर यूरोप की तुलना में कहीं अधिक हैं। जो ये शांतिपूर्ण
व्यापक सर्वेक्षण हुआ। इस बात से क्या पता चलता है कि यहाँ पर शांतिपूर्ण और व्यवस्थित जीवन के लंबे दौर यूरोप की तुलना में अधिक थे। यह धारणा भ्रामक है कि अंग्रेजी राज ने पहली बार भारत में शांति और व्यवस्था कायम की। यह जो लोगों की धारणा है, संदेह में डालने वाली है कि अंग्रेजी राज ने पहली बार भारत में शांति और व्यवस्था कायम की थी। ऐसा नहीं था। अलबत्ता यह सही है कि जब भारत में अंग्रेजी शासन कायम हुआ, उस समय देश अवनति की पराकाष्ठा पर था। यह लोगों की धारणा गलत है कि अंग्रेजी राज में भारत में शांति और व्यवस्था थी। ऐसा नहीं है। बल्कि क्या बात है, सही तो ये है कि जब भारत में अंग्रेजी शासन कायम हुआ था, तो उस समय देश अवनति की ओर जा रहा था। राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था टूट चुकी थी। आर्थिक व्यवस्था, पैसा वगैरह और राजनीतिक सब कुछ टूट गए थे। वास्तव में यही कारण था कि वह राज यहाँ कायम हो सका। किसका? अंग्रेजों का। राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था टूट चुकी थी और वास्तव में उनके यहाँ पर अपना राज कायम करने का यही कारण था। प्रगति बनाम सुरक्षा। प्रगति बनाम सुरक्षा किस प्रकार हुई? देखिए, भारत में जिस सभ्यता का निर्माण किया गया, उसका मूल आधार स्थिरता और सुरक्षा की भावना थी। भारत में जिस सभ्यता का भी निर्माण किया गया था, उसका मूल आधार क्या था? स्थिरता और सुरक्षा की भावना। इस दृष्टि से वह उन तमाम सभ्यताओं से कहीं अधिक सफल रही जिनका उदय पश्चिम में हुआ था। इस दृष्टि से क्या हुआ था? उन तमाम सभ्यताओं से वह कहीं अधिक सफल रही थी। कौन सी? वह सभ्यता जिसका भारत में निर्माण हुआ था, अधिक सफल रही थी, जिसका उदय पश्चिम में हुआ था। वर्ण व्यवस्था और संयुक्त परिवारों पर आधारित सामाजिक ढांचे ने इस उद्देश्य को पूरा करने में सहायता की थी। वर्ण व्यवस्था ने रंग रूप आदि को लेकर जो बोला गया, वर्ण व्यवस्था और संयुक्त जो परिवार थे, इन पर सामाजिक ढांचे ने इस उद्देश्य को पूरा करने में सहायता की थी। यह व्यवस्था अच्छे बुरे के भेद को मिटाकर सबको एक स्तर पर ले जाती है और इस तरह व्यक्तिवाद की भूमिका इसमें बहुत कम रह जाती है। यह व्यवस्था जो थी, वह अच्छे बुरे के भेद को मिटाती है और एकता के सूत्र में बांधती है। इस तरह व्यक्तिवाद की भूमिका इसमें बहुत कम दिखाई देती है। यह दिलचस्प बात है कि जहां भारतीय दर्शन अत्यधिक व्यक्तिवादी हैं, उसकी उसकी लगभग सारी चिंता व्यक्ति के विकास को लेकर है, वहां भारत का सामाजिक ढांचा सामुदायिक था और उसमें सामाजिक और सामुदायिक रीति रिवाजों का कड़ाई से पालन करना पड़ता था। दिलचस्प बात क्या है कि जहाँ भारतीय दर्शन अधिक व्यक्तिवादी है और उसकी लगभग सारी चिंता व्यक्ति के विकास को लेकर ही है, वहाँ भारत का सामुदायिक ढांचा है जो वह तो सामाजिक ढांचा है, वह तो सामुदायिक था और उसमें सामाजिक और सामुदायिक जो रीति रिवाज थे, उनका कड़ी कड़ाई से यानी दृढ़ता से पालन किया जाता था। इस सारी पाबंदी के बावजूद पूरे समुदाय को लेकर बहुत लचीलापन भी था। सारी पाबंदी भी थी, कड़ाई का पालन किया जाता था। इसके बावजूद भी पूरे समुदाय को लेकर बहुत लचीलापन भी था। यह व्यवस्था बहुत लचीली भी थी। ऐसा कोई कानून या सामाजिक नियम नहीं था जिसे रीति रिवाज से बदला न जा सके। जो कोई भी कानून या सामाजिक नियम थे, कोई भी ऐसे नहीं थे जिसे रीति रिवाज से बदला न जा सके, यानी बदला जा सकता था। यह भी संभव था कि नए समुदाय अपने अलग अलग रीति रिवाजों, विश्वासों और जीवन व्यवहार को बनाए रखकर बड़े सामाजिक संगठन के अंग बने रहे। यह भी क्या संभव था कि नए समुदाय जो थे, अपने अलग अलग रीति रिवाजों, विश्वासों और जीवन व्यवहार को बनाए रखकर बड़े सामाजिक संगठन के अंग बन गए थे और इसी लचीलेपन ने विदेशी तत्वों को अपने अधीन कर लिया था, आत्मसात करने में सहायता की थी, यानी अपने अधीन करने में सहायता की थी। समन्वय केवल भारत में बाहर से आने वाले विभिन्न तत्वों के साथ नहीं किया गया था।
बल्कि व्यक्ति के बाहरी और भीतरी जीवन तथा मनुष्य और प्रकृति के बीच भी समन्वय करने का प्रयास दिखाई पड़ता है। समन्वय अर्थात मेल केवल भारत में बाहर से आने वाले विभिन्न तत्वों के साथ ही नहीं किया गया था, बल्कि व्यक्ति के बाहरी और भीतरी जीवन और मनुष्य और प्रकृति के बीच भी मेल करने का प्रयास यहाँ पर दिखाई देता है। इस सामान्य सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ने भारत का निर्माण किया और इस पर विविधता के बावजूद एकता की भी मोहर लगाई। क्या था इस सामान्य सांस्कृतिक हाँ जी, इस सामान्य सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ने भारत का निर्माण किया था और इस पर क्या था विविधता यानी अनेकता के बावजूद भी एकता की मोहर इस पर लगाई गई थी। अनेकता में एकता यहाँ दिखाई देती थी। राजनीतिक ढांचे के मूल में राजनीतिक ढांचे के मूल में स्वशासी ग्राम व्यवस्था थी। राजनीतिक जो ढांचा था उसके मूल में क्या था स्वशासी गांव वाली व्यवस्था थी। राजा आते जाते रहे पर यह व्यवस्था नींव की तरह कायम रही। राजा आते जाते रहे बदलते रहे लेकिन यह स्वशासी ग्राम व्यवस्था जो थी यह ऐसे ही कायम रही, नींव की तरह मजबूत रही। बाहर से आने वाले नए लोग इस ढांचे में सिर्फ सतही हलचल पैदा कर पाते थे। बाहर से जो आने वाले नए लोग थे इस ढांचे में सिर्फ केवल हलचल पैदा कर पाते थे, इसको हिला नहीं सकते थे, हटा नहीं सकते थे। राज सत्ता चाहे देखने में कितनी निरंकुश लगती हो, रीति रिवाजों और वैधानिक बंधनों से कुछ इस तरह नियंत्रित रहती थी कि कोई शासन ग्राम समुदाय के सामान्य और विशेषाधिकारों में आसानी से दखल नहीं दे सकता था। राज सत्ता चाहे देखने में कैसी भी लगती हो, निरंकुश क्यों न लगती हो, रीति रिवाजों और वैधानिक बंधनों से वह कुछ इस तरह नियंत्रित दिखाई देती थी कि कोई शासन ग्राम समुदाय के सामान्य और विशेषाधिकारों में आसानी से दखल नहीं दे सकता था, दखल अंदाजी नहीं कर सकता था। इन प्रचलित अधिकारों के तहत समुदाय और व्यक्तित्व दोनों की स्वतंत्रता एक हद तक सुरक्षित रहती थी। इन प्रचलित अधिकारों के तहत समुदाय और व्यक्तित्व की दोनों की स्वतंत्रता क्या थी? सुरक्षित थी। ऐसा लगता है कि ऐसे हर तत्व ने जो बाहर से भारत में आया और जिसे भारत ने जज्ब कर लिया, भारत को कुछ दिया और उससे बहुत कुछ लिया। क्या लगता है ऐसे हर तत्व ने जो बाहर से भारत में तो आया है और जिसे भारत ने जज्ब कर लिया था और भारत को कुछ दिया और उससे कुछ बहुत कुछ ले लिया, भारत को कुछ दिया और उससे बहुत अधिक कुछ ले लिया। जहां वह अलग थलग रहा वहां वह अंततः नष्ट हो गया और कभी-कभी इस प्रक्रिया में उसने खुद को या भारत को नुकसान भी पहुंचाया। जो तत्व भारत में बाहर से आया था उसने क्या कर लिया था, वह उसने खुद को भी नुकसान पहुंचाया और भारत को भी नुकसान पहुंचाया था। भारत का प्राचीन रंगमंच भारत का प्राचीन रंगमंच किस प्रकार था वह देखिए। भारत का प्राचीन रंगमंच भारत का प्राचीन रंगमंच भारतीय रंगमंच अपने मूल में संबंध विचारों में और अपने विकास में पूरी तरह स्वतंत्र था। जो भारतीय रंगमंच नाटक आदि होते हैं यह अपने मूल में विचारों में और विकास में पूरी तरह से स्वतंत्र था। इसका मूल उद्गम ऋग्वेद की उन ऋचाओं और संवादों में खोजा जा सकता है जिसमें एक हद तक नाटकीयता है। इसका मूल रंगमंच का मूल कहाँ खोजा जा सकता है? ऋग्वेद की ऋचाओं में और संवादों में, जहां पर क्या है एक हद तक नाटकीयता है। रामायण और महाभारत में नाटकों का उल्लेख मिलता है। कहां पर? रामायण और महाभारत में नाटकों का उल्लेख मिलता है। कृष्ण लीला से संबंधित गीत संगीत और नृत्य में इसने आकार ग्रहण करना आरंभ कर दिया था। कृष्ण लीला से संबंधित गीत आदि संगीत और नृत्य आदि में इसने आकार ग्रहण करना आरंभ कर दिया था। किसने? रंगमंच ने। ईस्वी पूर्व 6ठी या 7वीं शताब्दी के
महान व्याकरण पाणिनि ने कुछ नाट्य रूपों का उल्लेख किया है। छठी और सातवीं शताब्दी में जो व्याकरण महान व्याकरण थे पाणिनि जी, उन्होंने कुछ नाट्य रूपों का भी उल्लेख किया है छठी और सातवीं शताब्दी में। रंगमंच की कला पर रचित नाट्य शास्त्र को ईसा की तीसरी शताब्दी की रचना कहा जाता है। रंगमंच की कला पर जो रचित नाट्य शास्त्र है, इसको ईसा की तीसरी शताब्दी की रचना भी कहा जाता है। ऐसे ग्रंथ की रचना तभी हो सकती थी जब नाट्य कला पूरी तरह विकसित हो चुकी थी, विकसित हो चुकी हो। नाट्य कला ऐसे ग्रंथ की रचना कब हो सकती थी? जब नाट्य कला पूरी तरह से विकसित हो चुकी हो और नाटकों की सार्वजनिक प्रस्तुति आम बात हो, तभी इसकी रचना हो सकती थी। ऐसे ग्रंथ की रचना तभी हो सकती थी। अब यह माना जाने लगा है कि नियमित रूप से लिखे गए संस्कृत नाटक ईस्वी पूर्व तीसरी शताब्दी तक पूरी तरह प्रतिष्ठित हो चुके थे। यह भी माना जाने लगा है क्या कि नियमित रूप से लिखे गए जो संस्कृत के नाटक थे, वो तीसरी शताब्दी तक पूरी तरह प्रतिष्ठित हो चुके थे। जो नाटक हमें मिले हैं, जिनको हमने देखा है, उनमें पहले के ऐसे कलाकारों और नाटकों का अक्सर हवाला दिया गया है जो अभी तक नहीं मिले हैं। जो भी नाटक हमने देखे हैं, मिले हैं, उनमें पहले के ऐसे कुछ रचनाकारों का और नाटकों का हवाला दिया गया है, उनके बारे में बताया गया है, जो अब तक हमने नहीं देखे, अब तक नहीं मिले हैं। ऐसे नाटककारों में एक भास था। ऐसे जो नाटक की रचना करने वाले रचनाकार थे, उनमें एक रचनाकार भास भी थे। इस शताब्दी के आरंभ में उनके 13 नाटकों का एक संग्रह खोज में मिला है। नाटककार थे भासवी, और भास के कितने नाटक हैं? 13। इस शताब्दी के आरंभ में, तीसरी शताब्दी के आरंभ में उनके 13 नाटकों का एक संग्रह खोज भी मिला है। कितने नाटक थे भास के? 13। और 13 नाटकों में एक संग्रह खोज मिला है। अब तक मिले संस्कृत नाटकों में प्राचीनतम नाटक अश्वघोष के हैं। जो संस्कृत के नाटक हैं, संस्कृत नाटकों में प्राचीनतम नाटक हैं जो, वे किसके हैं? अश्वघोष के हैं। वह ईस्वी सन की आरंभ के ठीक पहले या बाद में हुआ था। वह कब हुआ था? वह ईस्वी सन के आरंभ के ठीक पहले हुआ था या बाद में हुआ था। ये ताड़पत्र पर लिखित पांडुलिपियों के अंश मात्र हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि ये गोबी रेगिस्तान की सरहदों पर तूफान में मिले हैं। जो अश्वघोष के नाटक हैं, ये ताड़पत्र आदि, जैसे पेड़ की छाल, खाल, पत्ते आदि, इस तरह से ताड़पत्र होते हैं, पत्तों आदि पर लिखी हुई पांडुलिपियों के अंश मात्र हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि गोबी रेगिस्तान की सरहदों पर तूफान में ये मिले हैं। अश्वघोष धर्मपरायण बौद्ध हुए। अश्वघोष जो थे, वो भी धर्मपरायण बौद्ध हुए थे। उसने बुद्ध चरित नाम से बुद्ध की जीवनी लिखी। अश्वघोष ने बुद्ध चरित के नाम से बुद्ध की जीवनी लिखी थी संस्कृत में। यह ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हुआ था। कौन सा? बुद्ध चरित। बुद्ध चरित नाम है रचना का, और वह बुद्ध के जीवन से संबंधित उसमें लिखा गया है। और यह ग्रंथ क्या था? बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ था और बहुत समय पहले भारत, चीन और तिब्बत में लोकप्रिय हुआ। कहाँ कहाँ लोकप्रिय हुआ? ये बहुत प्रसिद्ध हुआ था और बहुत समय पहले भारत, चीन और तिब्बत में भी बहुत यह लोकप्रिय हो गया था। यूरोप को प्राचीन भारतीय नाटक के बारे में पहली जानकारी 1779 ईस्वी में तब हुई जब कालिदास के शकुंतला का सर विलियम जोन्स कृत अनुवाद प्रकाशित हुआ। यूरोप को प्राचीन भारतीय नाटक के बारे में, भारत में नाटक बनने शुरू हो गए थे, लेकिन यूरोप को उन प्राचीन भारतीय नाटकों के बारे में कब पता चला? 1789 में, जब कालिदास ने शकुंतला का सर विलियम जोन्स कृत अनुवाद प्रकाशित
कालिदास ने शकुंतला का सर विलियम जोन्स द्वारा रचा हुआ अनुवाद प्रकाशित किया था। सर विलियम जोन्स के अनुवाद के आधार पर जर्मन, फ्रेंच, डेनिश और इटालियन में भी इसके अनुवाद हुए थे। सर विलियम जोन्स के लिखे हुए के अनुवाद कहाँ-कहाँ हुए? जर्मन, फ्रेंच, डेनिश और इटालियन में भी हुए थे। गेटे का गेटे पर इसका प्रभाव पड़ा। गेटे पर इसका प्रभाव पड़ा था और उसने शकुंतला की अत्यधिक प्रशंसा की थी। गेटे भी इंग्लिश के रचनाकार थे। इन पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था और इन्होंने बहुत अधिक शकुंतला की प्रशंसा की थी। कालिदास को संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा कवि और नाटककार माना गया है। कालिदास को संस्कृत का सबसे बड़ा कवि भी और नाटककार भी माना गया है। उसका समय अनिश्चित है, पर संभावना यही है कि वह चौथी शताब्दी के अंत में गुप्त वंश के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में उज्जैनी में था। कालिदास बहुत बड़े नाटककार और कवि माने जाते हैं, लेकिन इनके समय के बारे में अभी निश्चित नहीं है। लेकिन संभावना क्या है कि यह चौथी शताब्दी के अंत में गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के शासनकाल में कहाँ थे? उज्जैनी में थे। ऐसा माना जाता है कि दरबार के 9 रत्नों में से एक था। दरबार में 9 रत्न जो थे, कालिदास उन 9 रत्नों में से एक रत्न माने जाते थे। उसकी रचनाओं में जीवन के प्रति प्रेम और प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति आवेग का भाव मिलता है। कालिदास की रचनाओं में क्या है? जीवन के प्रति प्रेम दिखाई देता है और प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति आवेग दिखाई देता है। कालिदास की 7 रचनाएं हैं, तो उन सभी में जीवन के प्रति प्रेम दिखाई देता है और प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति, प्रकृति के बारे में भी उन्होंने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। कालिदास ने जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, उसमें शकुंतला के विदाई के समय हर चीज के बारे में वर्णन किया है। पेड़, पौधे, पत्तियां, हिरण, पक्षी आदि जो भी हैं, लताएं आदि सभी कुछ रोते हुए दिखाई दिए हैं। प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन वहां पर किया है शकुंतला की विदाई के समय। कालिदास की एक लंबी कविता है, मेघदूत। अब जो मेघदूत है, इसके बारे में भी बताया है। यह भी एक लंबी कविता है। एक प्रेमी जिसे बंदी बनाकर वो उसकी प्रेयसी से अलग कर दिया गया था। एक प्रेमी था जिसे उसकी प्रेमिका से अलग कर दिया गया था। वर्षा ऋतु में एक बादल से अपनी तीव्र चाहत का संदेश उस तक पहुंचाने के लिए कहता है। बादल के माध्यम से एक प्रेमी बादल के माध्यम से वर्षा ऋतु में अपनी प्रेयसी तक अपने मन का संदेश पहुंचाना चाहता है। तो यहाँ भी प्रकृति का सुंदर वर्णन किया गया है कि एक प्रियतमा को एक प्रेमी से दूर कर दिया गया है और वर्षा ऋतु में जब आकाश में बादल दिखाई दे रहे हैं, तो एक बादल को ही संदेश भेजने के लिए सुंदर वर्णन दिखाया गया है कि मेरे प्रियतमा को यह संदेश दे देना। मेघ को दूत के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इस करके इसका नाम मेघदूत भी है। कालिदास से संभवतः काफी पहले एक बहुत प्रसिद्ध नाटक की रचना हुई थी, शूद्रक का मृच्छकटिकम यानी मिट्टी की गाड़ी। कालिदास से ऐसे माना जाता है कि कालिदास से काफी पहले एक बहुत प्रसिद्ध नाटक की भी रचना हुई। कालिदास के जो नाटक हैं, उनसे बहुत पहले भी एक नाटक की रचना हुई थी और उस नाटक का क्या नाम था? शूद्रक का लिखा हुआ था। उस नाटक का नाम था मृच्छकटिकम और इसके रचनाकार कौन थे? शूद्रक। और रचना क्या थी? मृच्छकटिकम, यानी इसका अर्थ था मिट्टी की बनी हुई गाड़ी। मृच्छकटिकम का अर्थ है मिट्टी की बनी हुई गाड़ी। यह एक कोमल और एक हद तक बनावटी नाटक है। मृच्छकटिकम जो नाटक है, वह एक कोमल नाटक है
और काफ़ी हद तक बनावटी नाटक है। लेकिन इसमें ऐसा सत्य है जो हमें प्रभावित करता है और हमारे सामने उस समय की मानसिकता और सभ्यता की झांकी प्रस्तुत करता है। यह बनावटी नाटक तो है, लेकिन इसमें ऐसा सत्य भी है कि जो हमें प्रभावित भी करता है और हमारे सामने उस समय की मानसिकता और सभ्यता को भी प्रस्तुत करता है। अब आज की मीटिंग में हम पाठ इतना ही पढ़ेंगे, तो आपको ये रीड करना है लेसन, जो हो चुका वह भी और इससे आगे जो लेसन होना है अगली मीटिंग में वह भी, और इसको 2-3 बार आपने रीड करना है। और इसके अंदर जितने भी इंटरनल क्वेश्चन हैं, वे भी आपने बनाने हैं, क्वेश्चन आंसर निकालने हैं, क्वेश्चन भी निकालने हैं और उनके आंसर भी निकालने हैं। और बल्कि साथ में पेंसिल लेकर बैठा करो। कोई आपको इंटरनल क्वेश्चन पढ़ाते हुए साथ-साथ दिमाग में आता है तो उसी समय अंडरलाइन कर लिया करो, बाद में उसको पढ़ लिया करो। अब जितना भी लेसन हुआ है, इसमें से आपसे मैं इंटरनल क्वेश्चन सुन रही हूँ, तो मैं जिसका नाम भी बोलूँगी, वही वही बच्चा मुझे आंसर देगा। चलिए, सुने अब? बी रेडी? ईशा, 8th रमन, ईशा, 8th रमन, ईशा, 8th रमन, आइए बेटा। ईशा, ईशा, अनामिका, 8th न्यूटन, अनामिका, 8th न्यूटन। चलिए बेटा आइए। और क्वेश्चन आंसर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, एक बच्चे को नहीं आएगा दूसरा सुना देगा, दूसरे को भी नहीं आएगा तीसरा सुनाएगा, उसको भी नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी। आइए। ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। वर्णिका, वर्णिका, क्या मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है आपको? अनम्यूट हूं मैं। अनामिका, वर्णिका, 3-4 बच्चों के नाम ले चुकी हूं मैं। कोई भी नहीं आ रहा है, माइक अनम्यूट कीजिए। प्रद्युमन, प्रद्युमन, माइक ऑन करिए बेटा अपना, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। प्रद्युमन, आवाज नहीं आ रही है क्या? चलो, कोई भी बच्चा हैंड रेज करिए, जिसको थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस हो कि हाँ मैं सुना दूंगा कोई क्वेश्चन, हैंड रेज करिए। हैंड रेज करिए बेटा, हैंड रेज। नो? व्हाट इज प्रॉब्लम? टाइम होने वाला है तो आप आइए, एक दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
आइए। सृष्टि, सृष्टि, माइक ऑन करिए। सृष्टि, माइक ऑन करिए। सृष्टि, माइक ऑन करिए। सिमरन, सिमरन, माइक अनम्यूट कीजिए सिमरन। सिमरन, सिमरन, सृष्टि, सिमरन, माइक ऑन करिए।